नमस्कार दोस्तों, ICDS एकेडमी के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पॉलिटी इकोनॉमिक्स का जो सिलेबस है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 2020 के अंतर्गत उसके संबंध में चर्चा करेंगे। यह वीडियो न केवल मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 2020 के लिए उपयोगी है, बल्कि यह अन्य परीक्षाओं में भी उपयोगी सिद्ध होगा, क्योंकि राज्य व्यवस्था या पॉलिटी और इकोनॉमिक्स अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं एवं पॉलिटी से काफ़ी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने इस पॉलिटी सीरीज के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1919 एवं भारत शासन अधिनियम 1935 पर चर्चा की थी, और वो वीडियो आप चाहें पॉलिटी सेक्शन में जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम तीसरे टॉपिक यानी संविधान सभा की बात करेंगे, और इस संविधान सभा के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु है, टॉपिक्स हैं, उनको हम कहानी के माध्यम से तथा आवश्यक तथ्य जो है जिनसे प्रश्न बनने की संभावना अधिक होती है उनको कवर करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो को बिना कोई वक्त गवाए। ये जो आप सिलेबस देख रहे हैं ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2020 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे आज संविधान सभा की। संविधान सभा की अगर हम बात करें तो संविधान सभा किस प्रकार अस्तित्व में आई, किस प्रकार संविधान सभा बनी तथा इसका आधार क्या था तथा इससे संबंधित बातें मुख्यतः क्या क्या थी, इन बातों की हम चर्चा करेंगे। तो इसके लिए पहले हम कहानी थोड़ी पीछे से शुरुआत करते हैं, जिसमें हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से इसकी शुरुआत करेंगे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। उसके बाद यह भारत सरकार यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उसके लिए उसके मध्य एवं भारत की जनता के मध्य एक मंच के रूप में कार्य करती थी, जो भारत की जनता एवं भारत के लोगों की समस्याओं से ब्रिटिश हुकूमत को परिचित कराती थी। इस प्रकार इसके द्वारा भारत में आगे चलकर कई मांगें रखी गई, जिनमें से एक प्रमुख मांग संविधान सभा की थी एवं भारत की आज़ादी से संबंधित थी। भारत में संविधान सभा की सबसे पहले मांग रखने वाले व्यक्ति M.N. रॉय थे, जिन्होंने 1934 में पहली बार इसकी मांग रखी थी, तथा 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग की गई थी। इन दोनों तथ्यों में आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी, तो आपको ध्यान रखना है M.N. रॉय। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहले संविधान सभा की मांग कब की थी, तो ये 1935 में की थी। भारत में संविधान सभा की बढ़ती मांग को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने 1940 में एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। यह अगस्त प्रस्ताव में पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट या अंग्रेज सरकार ने पहली बार सैद्धांतिक रूप से संविधान सभा की स्वीकृति प्रदान की, और अंततः 1946 में कैबिनेट मिशन के अंतर्गत भारत में संविधान सभा की स्थापना की बात कही गई एवं संविधान सभा की स्थापना की गई। संविधान सभा की हम अगर बात करें तो 1946 के कैबिनेट मिशन की खास बात यह थी कि इसने दो संविधान सभाओं की मांग, जो कि एक मुस्लिम लीग द्वारा पृथक संविधान सभा तथा कांग्रेस द्वारा पूरे देश के लिए संविधान सभा की जो मांग थी, उसको खारिज कर दिया, और इसने दोहरी संविधान सभा की मांग को समाप्त कर एकल संविधान सभा की स्थापना की बात को माना। तो चलिए आइए फिर से एक बार रिकॉल करते हैं क्या हुआ। 1934 में पहली बार संविधान सभा की मांग हुई M.N. रॉय द्वारा। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पहली बार संविधान सभा की मांग की गई। 1940 में अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार सैद्धांतिक रूप से इसकी
स्वीकृति दी तथा व्यावहारिक रूप में पहली बार संविधान सभा का जो गठन हुआ, ये संविधान सभा को स्वीकृति प्रदान की गई, वो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत प्रदान की गई। तो ये थी भारत में संविधान सभा के स्थापना से संबंधित प्रारंभिक या आरंभिक चर्चा, जिसमें हमने महत्वपूर्ण जितने भी बिंदु हैं उनको कवर किया है। तो चलिए आइए इससे आगे हम बात करते हैं। ये जो कैबिनेट मिशन आया था, इसके अंतर्गत संविधान सभा का गठन निश्चित किया गया था, जिसमें संविधान सभा के सदस्यों की संख्या, कौन कहाँ से आएगा, कितने आधार पर होगी, किस आधार पर इनका विभाजन होगा, ये सब बातें इसमें सम्मिलित की गई थी। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा की जो संरचना थी, उसमें कुल सदस्यों की संख्या 389 या 389 निर्धारित की गई थी। इन 389 सदस्यों में से 296 सदस्य भारत के ब्रिटिश प्रांत से आने थे तथा 93 या 93 सदस्य देसी रियासतों से चुने जाने थे। अब इन बात करें अगर हम 296 सदस्यों की, तो इन 296 सदस्य में से 292 सदस्य का चयन 11 गवर्नर के जो प्रांत थे उनसे किया जाना था तथा 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांत से किया जाना था। तो एक बार फिर रिकॉल करते हैं इस चीज़ को कि सदस्य की संख्या 390 निर्धारित की गई, जिसमें से 296 सदस्यों की संख्या प्रांतों से निर्धारित की गई, जिसमें 296 में 292 प्लस 4 का कंसेप्ट आप ध्यान रखिए। 292 11 गवर्नरों के प्रांतों से तथा 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से निर्धारित किए गए और 93 सदस्य जो है या 93 सदस्य देसी रियासतों से निर्धारित किए गए। उसके बाद दूसरा मुख्य बिंदु था सीटों का बंटवारा या सदस्यों की संख्या जो निर्धारित की गई थी, सीटों की संख्या निर्धारित की गई थी, वो जनसंख्या के अनुपात में की गई थी। यानी मोटी मोटी अगर हम बात करें तो प्रत्येक 10 लाख पर एक सीट या एक सदस्य निर्धारित किया गया था। सीटों का बंटवारा समुदाय के आधार पर किया गया था। समुदाय के आधार पर अगर हम बात करें तो सिख और मुस्लिमों के लिए सीटों का बंटवारा अलग किया गया था तथा इसके अतिरिक्त जो अन्य थे, जिनमें हिंदू और अन्य शामिल थे, उनमें उनके लिए सीटों का बंटवारा अलग अलग किया गया था। उसके बाद अगली अगर हम मुख्य बात ध्यान दें तो इन सदस्यों का जो चयन होना था वो एकल संक्रमणी मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया जाना था, अर्थात यह चयन प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नहीं हुआ था। संविधान सभा में जो 390 सदस्य आने थे, उनमें से इनका चयन एकल संक्रमणी मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर किया गया था। उसके बाद अंतिम बात करें तो देसी रियासतों के जो सदस्य थे, उनका चयन जो रियासत के प्रमुख थे उनके द्वारा किया जाना था। इस प्रकार संविधान सभा में 389 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई तथा इसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से और 93 सदस्य देसी रियासतों से। 292 सदस्य, इनमें से 11 गवर्नर प्रांत से तथा 4 सदस्य मुख्य आयुक्तों के प्रांत से चुने जाने थे और ये चुने किस आधार पर जाएंगे? एकल संक्रमणी मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर। उसके बाद बात करें तो 93 जो सदस्य थे देसी रियासतों के, इनका चयन देसी रियासतों के जो प्रमुख हैं उनके द्वारा किया जाना था और प्रत्येक 10 लाख पर एक सदस्य की संख्या निर्धारित की गई थी। तो ये थी अभी तक संविधान सभा की मांग और संविधान सभा के गठन से संबंधित मुख्य बातें, जिनमें हमने इसके सदस्यों की संख्या, कौन कितने कहाँ से किस आधार पर होने हैं, उनका चयन किस आधार पर या उनका निर्वाचन किस आधार पर होगा, इन सब से संबंधित बातें हमने जानी है। उसके आगे हम चर्चा करते हैं। इसके बाद जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए, जिनमें 208 सदस्य इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चुने गए, 73 सदस्य मुस्लिम लीग के तथा 15 सदस्य स्वतंत्र व अन्य दलों से चुने गए। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इस चुनाव में
देशी रियासतों की जो 93 सदस्य या 93 सीटें निर्धारित की गई थी वह नहीं भर पाई, क्योंकि देशी रियासतों ने अपने आप को इससे पृथक रखा। तो चले आइए एक बार और समझते हैं। कुल मिलाकर 389 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी, 389, जिनमें से 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत और आयुक्तों के प्रांत से चुने जाने थे और 93 सदस्य जो है देशी रियासतों के क्षेत्र से चुने जाने थे, परंतु देशी रियासतों ने इसमें भाग नहीं लिया। इसके कारण 1946 के चुनाव में सिर्फ 296 सदस्यों का ही निर्वाचन या चयन हो पाया। इस प्रकार ये संविधान सभा के सदस्यों की बात हुई जिनमें 1946 के चुनाव तक की बात हमने की है। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात आपको जो याद रखनी है एग्ज़ाम के पर्पज़ से, वो याद रखनी है कि संविधान सभा का गठन किस आधार पर किया गया था। तो आपका आंसर होगा कैबिनेट मिशन 1946। भारत में सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने रखी थी? तो वो व्यक्ति थे M.N. रॉय। ये बातें आपको जरूर ध्यान रखनी है। इसके बाद संविधान सभा में कितने सदस्य ब्रिटिश मुख्य आयुक्तों के प्रांत से निर्धारित किए गए थे? तो आपको ध्यान रखना है केवल 4। और देशी रियासतों के लिए कितनी सदस्यता निर्धारित की गई थी? तो वो है 93। और कितनी जनसंख्या के लिए सीट निर्धारित की गई थी? प्रत्येक 10 लाख के लिए 1 सीट। तो ये तो हो गई संविधान सभा का गठन, उसके बाद निर्वाचन और भारत के लिए एक संविधान सभा का निर्माण हो गया। अब जानते हैं हम संविधान सभा बनने के बाद उसकी कार्यप्रणाली किस प्रकार रही और उससे संबंधित मुख्य मुख्य बातों को हम जानेंगे। तो पहली बात जो सबसे पहली इसमें जानने लायक है, इम्पोर्टेंट है, वो है कि इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा जो कि वरिष्ठ सदस्य थे उनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो आपको इसमें याद रखना सबसे पहली बात की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो आपका जवाब होगा 9 दिसंबर 1946। और इसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरी बैठक की अगर हम बात करें तो जस्ट 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को हुई और इस बैठक में राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में चुना गया तथा H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी, ध्यान रहे V.T. कृष्णमाचारी और T.T. कृष्णमाचारी अलग अलग व्यक्ति है। तो H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी को संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। तो ये थी अभी तक की कहानी जिसमें हमने संविधान सभा का गठन, संविधान सभा की मांग और संविधान सभा के लिए हुए 1946 में जुलाई अगस्त के चुनावों की चर्चा की। उसके बाद संविधान सभा की कार्यप्रणाली की बात कर रहे हैं जिसमें 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को जिसमें राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष तथा H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया। उसके बाद अगली बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई। यह बैठक क्यों महत्वपूर्ण है या इससे संबंधित क्या बात आपको ध्यान रखनी है कि इस बैठक के यानी 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पारित किया गया था। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था या किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू। और यह प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। तो इस प्रस्ताव की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि यह क्यों इम्पोर्टेंट है, किस लिए प्रस्ताव पारित किया गया था, इससे क्या जानकारी हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो पहली बात इससे इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि यही उद्देश्य प्रस्ताव भारत के संविधान की उद्देशिका या जिसे हम प्रस्तावना कहते हैं वही बना। जैसे आपको ध्यान होगा कि भारत की प्रस्तावना इस प्रकार है: हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए
तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता उपलब्ध कराने इत्यादि इत्यादि। इस प्रकार से ये जो उद्देशिका है या ये जो हमारी प्रस्तावना है, ये इसी उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित है। अर्थात भारत के संविधान में जो उद्देशिका या प्रस्तावना है वो इसी उद्देश्य प्रस्ताव से ली गई। इस उद्देश्य प्रस्ताव में बताया गया है कि हम भारत को किस प्रकार का राज्य बनाना चाहते हैं तथा इसके नागरिकों को किस प्रकार की सुविधाएं या किस प्रकार के प्रावधान उपलब्ध कराना चाहते हैं। अगर आप भारत के नागरिक हैं और आप भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते हैं तो आपको प्रस्तावना याद होनी चाहिए। जैसे हम वंदे मातरम व राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को याद रखते हैं, इसी प्रकार। तो यह आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगी। बाकी हम आगे आने वाले लेक्चर में इसकी चर्चा करेंगे। तो ये थी बात अभी तक की। 3 बातें आपको याद रखनी है संविधान सभा की कार्यप्रणाली से। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946, अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष 2 चुने गए, वीटी कृष्णमाचारी और एससी मुखर्जी। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को अगली बैठक हुई जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पारित किया गया और 22 जनवरी 1947 को इसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। चलिए ये आगे बढ़ते हैं। इसमें संविधान सभा में परिवर्तन अब होता क्या है। स्वतंत्रता अधिनियम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 इंट्रोड्यूस किया गया, जिसके कारण भारत में जो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई थी उसमें परिवर्तन किया गया तथा कुछ और प्रावधान इसमें किए गए। तो चलिए आइए इन्हीं को जानते हैं कि भारत शासन अधिनियम या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा संविधान सभा में क्या क्या परिवर्तन किए गए। तो पहला परिवर्तन किया गया, संसद या जिसे हम उस समय संविधान सभा के नाम से जानते थे उसे संप्रभु इकाई बनाया गया। अब यहाँ पर समझना होगा कि संप्रभु इकाई या संप्रभु होने का मतलब क्या है। इससे पहले जो संविधान सभा थी वह किसी प्रकार के कानून निर्माण तथा अन्य कार्यों के लिए ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में थी, अर्थात वह अपने निर्णय लेने के लिए खुद स्वतंत्र नहीं थी। लेकिन इस अधिनियम द्वारा संविधान सभा को संप्रभुता प्रदान की गई, अर्थात वह अपने लिए कानून का निर्माण कर सकती है तथा उनको लागू करवा सकती है तथा किसी अन्य या पूर्व कानून को समाप्त कर सकती है। इस प्रकार इसे संप्रभुता प्रदान की गई। दूसरी बात, संविधान सभा एक विधायिका के रूप में बनाई गई, यानी संविधान सभा को अधिकार दिया गया कि वह विधेयक या कानून का निर्माण कर सकती है। उसके बाद सबसे मोस्ट और इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, इसमें 389 जो पहले सदस्य निर्धारित किए गए थे कैबिनेट मिशन के आधार पर, उनकी संख्या घटाकर 299 कर दी गई। कितनी कर दी गई? 299 या 299 कर दी गई, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी उसने इस संविधान सभा का बहिष्कार किया तथा अपने आप को इससे पृथक रखा। इसके कारण इसके सदस्यों की संख्या घटकर 299 हो गई। इन 299 सदस्य में से 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से तथा 70 सदस्य देशी रियासतों से निर्धारित किए गए। अब आपको थोड़ा सा पीछे का आप रिवाइंड करिए। देशी रियासतों के लिए 93 सदस्य निर्धारित किए गए थे पहले, और वर्तमान में यानी स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा 70 सदस्य इनकी संख्या घटाकर कर दी गई। और ब्रिटिश प्रांत से आने वाले सदस्यों की संख्या उसमें 296 थी, लेकिन इनकी संख्या घटाकर 229 कर दी गई। इसका कारण है मुस्लिम लीग द्वारा पृथक राज्य या देश के
और पृथक संविधान सभा की मांग को लेकर अपने आप को इस संविधान सभा से पृथक रखना। तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा संविधान सभा में परिवर्तन किए गए। तो एक बार फिर रिवाइंड कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा 3 परिवर्तन हुए। संसद को संप्रभुता प्रदान की गई, उसे एक विधायिका के रूप में बनाया गया तथा पहले जो सदस्य 389 निर्धारित किए गए थे उनकी संख्या घटाकर 299 कर दी गई, जिसमें 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से तथा 70 सदस्य देशी रियासतों से निर्धारित किए गए। कैबिनेट मिशन के आधार पर 70 सदस्य की जगह 93 निर्धारित की गई थी तथा 229 की जगह 296 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी। तो चले आइए और बात इसके बारे में जानते हैं। अब संविधान सभा के गठन की हमने बात कर ली, उसके परिवर्तन की बात कर ली, उसकी मांग की बात कर ली, इसके कार्यों की बात करते हैं। तो सबसे पहला कार्य इसका 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है या तथ्य है जिसे आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा द्वारा तिरंगे को भारतीय ध्वज या राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब मान्यता प्रदान की गई या कब अपनाया गया। तो यह 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। उसके बाद दूसरी जो इसका कार्य है वो है मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता को स्वीकार किया। यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद 24 जनवरी 1950 इसी दिन इसकी अंतिम बैठक भी हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। इस बैठक में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत को अपनाया गया तथा राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। अर्थात भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो राजेंद्र प्रसाद बने 1950 में, उनका निर्वाचन नहीं हुआ, संविधान सभा द्वारा उन्हें चुना गया था। इसमें आपको ध्यान रखना है कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में जनगण मन और राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक के रूप में संविधान सभा की हुई। इसके बाद अन्य तथ्यों की अगर हम बात करें तो संविधान बनने या निर्माण के समय की, तो समय 2 साल 11 महीने 18 दिन का लगा। कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। उसके बाद कुल बैठकें कितनी हुई? इस समय अंतराल में कुल 11 बैठकें हुई। 60 देशों के संविधान को जांचा गया, परखा गया, अवलोकन किए गए, उसके आधार पर संविधान का निर्माण हुआ और 64 लाख रुपए का कुल खर्च उसमें हुआ। तो इस प्रकार 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। एक और महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखना है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी, जिसमें विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू जैसे महिलाएं शामिल थी। इसके बाद आगे हम बात करें तो संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा एक काफ़ी बड़ी सभा थी जिसमें 299 सदस्य थे, लेकिन इसमें कार्यभार इतना अधिक था जिसके कारण इसमें कई समितियां एवं उप समितियां बनाई गई। कुल मिलाकर 8 बड़ी समितियां बनाई गई जिनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो चले आइए संविधान सभा की समितियों की बात करते हैं। तो पहली समिति थी संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद दूसरी समिति थी संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरी समिति थी प्रांतीय संविधान समिति जिसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे और चौथी और महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति की हम आगे बात करेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति सरदार पटेल के
अंतर्गत या उनकी अध्यक्षता के अंतर्गत इसका निर्धारण या इसका निर्माण किया गया। इसमें कुछ उप समितियाँ थी, जैसे मौलिक अधिकार की उप समिति थी जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति एससी मुखर्जी, उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति गोपीनाथ बारदोई, छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों के लिए उप समिति एबी ठक्कर की अध्यक्षता में, उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति, ये कुछ उप समितियाँ इस समिति के अंतर्गत की गई। इसके बाद छठी समिति थी प्रक्रिया नियम समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रक्रिया नियम समिति आपको ध्यान रखना है। राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष रहे। इसके अलावा और भी कई छोटी समितियाँ थी जिनके बारे में आप यहाँ जानकारी देख सकते हैं। इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी आप इन्हें एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें जैसे एक इम्पोर्टेंट हम बात करें तो राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। उसके अलावा संघीय संविधान के लिए भाषाई आधार प्रेस दीर्घा समिति, इसकी अध्यक्ष उषा नाथ सेन थी। तो ये प्रमुख समितियाँ थी। अब बात करते हैं हम प्रारूप समिति की। तो प्रारूप समिति संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसका गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। यह समिति थी जिसे संविधान का प्रारूप यानी ढांचा बनाना था, ढांचे का निर्माण करना था। इसमें कुल सदस्यों की संख्या आपको ध्यान रखना है 7 थी, ठीक है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बाकी सदस्यों की बात करें तो एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और टीटी कृष्णामाचारी इसके सदस्य थे। तो चलिए आइए एक बार और रिकॉल करते हैं। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ। इसके सदस्य 7 और अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये प्रारूप समिति के बारे में आपको बातें इम्पोर्टेंट याद रखनी है। तो ये सब आगे का जो लेक्चर है, आगे की जो बातें हम इसे जारी करने से पहले मैं बीच में आपसे 1 मिनट थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। ये जो सारी आपको सामग्री है इस चैनल पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है तथा आगे भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। यह इसके लिए आपसे कभी भी किसी प्रकार की आर्थिक मांग नहीं की जाएगी। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको पसंद आता तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2020 की प्रारंभिक परीक्षा से पहले हम इस चैनल पर कोशिश करेंगे कि आपके पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद कंप्यूटर, आईटी और करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। इसके साथ ही हम जल्द मध्य प्रदेश के जीके को भी शुरू करेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के साथ अन्य परीक्षाएं जो मध्य प्रदेश से संबंधित हैं उनके लिए भी जीके उपयोगी होगा। चलिए आइए आगे शुरू करते हैं इस लेक्चर को, जिसमें हम संविधान सभा की बात कर रहे थे। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो चुका था और इस दिन भारत के संविधान को अंगीकृत किया गया या स्वीकार किया गया या एक्सेप्ट किया गया। और 26 नवंबर को इसीलिए प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो संविधान प्रभाव में किस प्रकार आया? क्या 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकार करने के बाद लागू कर दिया गया या फिर इसे बाद में लागू किया गया? इस बात की हम जानकारी रखते हैं। जैसे मूल संविधान जो बना था 26 नवंबर 1949 को, उसमें 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी और साथ में एक प्रस्तावना थी, जिसकी बात हम उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पारित किया गया था, उस संबंध में कर चुके हैं। तो चलिए आइए
और कुछ जानकारी इससे संबंधित रखते हैं। 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार करने के साथ ही आंशिक रूप से कुछ प्रावधानों को लागू किया गया, जैसे नागरिकता के प्रावधान या बात करें हम चुनाव से संबंधित प्रावधान, इनको 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, लागू 26 नवंबर 1949 को हुआ था, लेकिन आंशिक रूप से। पूर्ण रूप से संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अब बात आती है कि 26 जनवरी 1950 को ही या 26 जनवरी के दिन को ही संविधान को लागू करने के लिए क्यों चुना गया? क्योंकि 26 जनवरी के दिन ही इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की मांग को रखा गया तथा उसे अपने प्रस्तावों में या उद्देश्यों में शामिल किया गया। इसलिए 26 जनवरी को ही संविधान लागू करने की तारीख के रूप में चुना गया। यह दिन इसलिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद आगे बात करें हम संविधान सभा से संबंधित, तो कुछ अन्य तथ्य भी है जिन्हें आप ध्यान रखिएगा, इनसे भी प्रश्न बन सकते हैं। पहली जो तथ्य है वो है कि संविधान सभा का जो प्रतीक था या मोहर थी वो हाथी को चुना गया था। उसके बाद दूसरी महत्वपूर्ण बात, संवैधानिक सलाहकार जो संविधान सभा के चुने गए थे वो थे V.N. राव, वेनेगल रामा राव। उसके बाद अगली बात इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है वो है संविधान सभा के सचिव। संविधान सभा के सचिव के रूप में H.V.R. अयंगर को नॉमिनेट किया गया था। उसके बाद मुख्य प्रारूपकार L.N. मुखर्जी। ध्यान रहे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, लेकिन संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार L.N. मुखर्जी थे। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद भारतीय संविधान के सुलेखक या कैलीग्राफर जो थे वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। तो ये था संविधान सभा से संबंधित मुख्य एवं महत्वपूर्ण एक सेशन जिसमें हमने संविधान सभा की चर्चा की। तो चलिए आइए एक बार और क्विक रिवीजन कर लेते हैं 2 से 3 मिनट में। तो हमने शुरुआत की थी संविधान सभा की मांग से। मांग 1934 में पहली बार M.N. रॉय, 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहली बार कब सैद्धांतिक रूप स्वीकृति प्रदान की गई? 1940 में अगस्त प्रस्ताव में। और संविधान सभा का गठन भारत में कैबिनेट मिशन के आधार पर या उसकी अनुशंसा या उसके प्रावधानों के आधार पर किया गया। इसकी बात करें तो गठन में सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई, जिसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से, जिनमें 292 सदस्य 11 प्रांतों से, गवर्नरों के और 4 मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से निर्धारित किए गए, और देसी रियासत से 93 सदस्य निर्धारित किए गए। और सीटों का बंटवारा प्रत्येक 10 लाख के लिए एक सीट निर्धारित की गई, और धर्म या समुदाय के आधार पर सीटों का आवंटन किया गया, और इनका चयन एकन संक्रमणीय मत माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा किया गया। और देशी रियासतों के जो सदस्य 93 चुने जाने थे उनको सदस्य रियासतों के प्रमुख द्वारा चुना जाना था। 1946 में चुनाव हुए जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य को मिली। इसमें देशी रियासतों ने भाग नहीं लिया। उसके बाद संविधान सभा की कार्यप्रणाली की बात करें तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष, दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष के रूप में और S.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचारी को उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया। उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया। उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद संविधान सभा में परिवर्तन हुआ क्योंकि स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया था।
इसमें संविधान सभा को संप्रभु बना दिया गया। सदस्यों की संख्या जो पहले 389 थी उसे घटाकर 299 कर दिया गया। देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 93 से 70 कर दी गई और 296 सदस्य जो ब्रिटिश प्रांत से और मुख्य आयुक्तों से होने थे उनमें 229 कर दी गई। इसके बाद कार्य की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को अपनाया गया। 24 जनवरी को 1950 में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। इसके अतिरिक्त अन्य तथ्यों की बात करें तो समय 2 साल 11 महीने 18 दिन, कुल बैठकें 11, 60 देशों के संविधान का अवलोकन, 64 लाख रुपए का खर्च। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक और इसमें महिलाओं की संख्या 15 निर्धारित या 15 थी। उसके बाद हमने समितियों की चर्चा की जिसमें 8 बड़ी समितियां एवं अन्य छोटी छोटी समितियां थी, जिसमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ और इसमें 7 सदस्य निर्धारित किए गए और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके अध्यक्ष चुने गए। इसके अलावा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, स्वीकार किया गया और आंशिक रूप से नागरिकता एवं चुनाव से संबंधित प्रावधानों को लागू किया गया। मूल संविधान बना था, उसमें 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ थी और प्रस्तावना भी सम्मिलित थी और लागू हुआ आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949। ध्यान रखना है पूर्ण रूप से लागू हुआ। यह संविधान के लागू होने की तिथि क्या थी तो वो थी 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया? क्योंकि इस दिन इंडियन नेशनल कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को रखा गया था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य तथ्य जैसे संविधान सभा की मुहर के रूप में हाथी को संवैधानिक सलाहकार वेनेगल, रामाराव, सचिव HVR आयंगर, मुख्य प्रारूपकार LN मुखर्जी और सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। तो ये था हमारा संविधान सभा से संबंधित सेशन, जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के साथ अन्य परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ हम आगे इस सीरीज को जारी रखेंगे और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स को इस सीरीज के अंतर्गत कवर करेंगे और आगे हम मध्य प्रदेश, आगे कंप्यूटर, IT एवं टेक्नोलॉजी को कवर करेंगे और इसके अतिरिक्त हम करंट को डेली बेसिस पे कर ही रहे हैं अखबार की खबर सीरीज के अंतर्गत, और भी आगे और योजना है जो आपको समय समय पर बता दी जाएगी। ये सभी नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध हो जाएंगे जिनकी PDF आप फ्री प्राप्त कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अतिरिक्त आपसे कोई और मांग नहीं है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।